हेल्थ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किरण भारद्वाज। रंज से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है रंज, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। अक्सर जीवन में जब भी कोई मुश्किल या समस्या आती है तो हमें लगता है कि हमें कुछ और इंतज़ार करना चाहिए, क्योंकि समय के साथ समस्या कम हो जाएगी या हम उससे बाहर आ पाएंगे। लेकिन जब बात आती है स्वास्थ्य समस्याओं की और विशेष तौर पर संक्रमण की, यदि इसमें सही इलाज न किया जाए तो एक छोटी सी समस्या भी गंभीर रूप ले सकती है, जिसका परिणाम जीवन के लिए खतरा भी साबित हो सकता है। संक्रमण एक आम और बड़ी समस्या है। इससे बचाव कैसे किया जा सकता है और कौन से वो लक्षण हैं जिन्हें खतरे का संकेत मानना चाहिए, ये जानेंगे विशेषज्ञों से। किसी भी प्रकार का संक्रमण हो तो ऐसे में उचित उपचार कितना महत्वपूर्ण है, ये भी समझेंगे। एक रिपोर्ट देखकर समझते हैं कि दरअसल वो कौन से कारण हैं जो बढ़ते संक्रमण के लिए जिम्मेदार होते हैं या फिर किसी व्यक्ति में संक्रमण होने पर जटिलताएं बढ़ा सकते हैं। संक्रमण स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा है। संक्रमण तब होता है जब कोई रोगाणु व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर उसको क्षति पहुंचाने लगता है, समस्या का कारण बनता है और व्यक्ति में रोग उत्पन्न करता है। इन संक्रामक जीवों को रोगजनक कहा जाता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं: जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक और परजीवी। कुछ कारक हैं जो संक्रमण के खतरे को बढ़ाते हैं, जैसे स्वच्छता का अभाव, साफ सफाई का ध्यान न रखना, पोषण की कमी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होना, सही व पूर्ण टीकाकरण न करवाना, संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आना, एंटीबायोटिक दवाओं का अधिक और अनावश्यक प्रयोग करना, बढ़ती आयु और कुछ अन्य अवस्थाएं, जैसे किसी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो या पहले से ही उसे कोई रोग हो, तब भी संक्रमण होने की संभावना बढ़ जाती है। हमारा रोग प्रतिरक्षा तंत्र संक्रमण और बीमारियों से सुरक्षित रखने में हमारी सहायता करता है। इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र का कार्य शरीर को किसी बाहरी तत्व जैसे वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या बीमार करने वाले कारकों से बचाव करना होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए कमजोर रोग प्रतिरोधक क्षमता होना चिंता का कारण बन सकता है। बच्चों और कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों में संक्रमण की संभावना भी अधिक होती है और यदि संक्रमण हो जाए तो उसकी गंभीरता भी अधिक हो जाती है। आवश्यक है कि संक्रमण से बचाव के लिए सावधानी रखी जाए। कोई भी संक्रमण होने पर उसका सही और जल्द उपचार कराएं, जिससे जटिलता को बढ़ने से रोका जा सके। संक्रमण से बचाव के लिए आवश्यक है अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाएं, स्वच्छता का पालन करें और सावधानी रखें। संक्रमण के प्रति सतर्क रहना रोगों से बचाव का एक उपयोगी विकल्प है। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। संक्रमण न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि उन लोगों के लिए भी जटिलताएं और खतरा उत्पन्न करता है जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है। भारत की बात की जाए तो किसी भी तरह के संक्रमण बच्चों में मृत्यु का एक बड़ा कारण माने जाते हैं। किस तरह से इसके खतरे को कम किया जा सकता है और कैसे किया जा सकता है बचाव संक्रमण से, जानते हैं विशेषज्ञों से। इस विषय पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विशेषज्ञों का खास पैनल। उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, प्रोफेसर, डिवीजन ऑफ पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पीडियाट्रिक्स, कलावती सरन चिल्ड्रंस हॉस्पिटल एंड लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। आज के डिस्कशन में शामिल हैं डॉक्टर करण मदान, एडिशनल प्रोफेसर, पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, न्यू दिल्ली। और विशेष तौर पर किस तरह से संक्रमण से बचाव करना है और कौन सी सावधानियां आपको रखनी है, बताएंगे डॉक्टर सुभाष गिरी, डायरेक्टर प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन फ्रॉम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। सभी विशेषज्ञों का स्वागत करते हैं। संक्रमण की समस्या जितनी आम है, इससे होने वाली जटिलताएं उतनी ही गंभीर हो सकती हैं, इसलिए आवश्यकता है कि इसके विषय में जानकारी भी हो और जागरूकता भी। संक्रमण से बचाव के विषय में कोई प्रश्न अगर आप पूछना चाहते हैं या फिर कोई जानकारी हमारे विशेषज्ञों से लेना चाहते हैं तो इन दो नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 011 है दिल्ली का STD कोड और आपको लगाना है, और नंबर है 23387031 एंड 23097655।
इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही आप अपने प्रश्न ईमेल के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। ईमेल एड्रेस है ddnewstotalhealth@gmail.com। तो आइए जानकारी की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि किस तरह से इस खतरे अर्थात संक्रमण से रोकथाम की जा सकती है, इससे बचाव किया जा सकता है और यदि कोई संक्रमण हो जाता है तो ऐसे में करना क्या है। सबसे पहले डॉक्टर सुभाष गिरी आपसे समझना चाहेंगे कि संक्रमण का प्रारूप अगर देखा जाए कितना विस्तृत है और कितनी जटिलता हो सकती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि सर्दी जुकाम जैसी मामूली समस्याएं ही संक्रमण में आती हैं। किस तरह से समझाना चाहेंगे इस स्थिति को? देखिए, इन्फेक्शंस ऑल ओवर हमारी कम्युनिटी में बहुत ही कॉमन है। यदि हम पुअर कंट्रीज़ ग्लोबली देखें या डेवलपिंग कंट्रीज़ की बात करें तो आज भी जो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा है। इंडिया में भी आजकल दूसरे नंबर पर अभी भी डेथ ड्यू टू इसी की वजह से हो रही हैं। जब हम रूटीन संक्रमण की बात करते हैं, रूटीन इन्फेक्शंस की बात करते हैं, तो आम तौर पे देखने को मिलता है कि जब भी सीज़न चेंज होता है तो लोगों को वायरल फीवर या बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। संक्रमण को यदि हम डिवाइड करें तो कुछ विषाणु से होते हैं, यानी कि वायरस डिजीज़ होती हैं, कुछ बैक्टीरियल हैं, कुछ फंगस की वजह से होती हैं, कुछ प्रोटोजोवल है, और आजकल बल्कि एक प्रायन प्रोटीन है उसकी वजह से भी ये बीमारियां फैल जाती हैं। हम इन्फेक्शियस डिजीज तभी बोलते हैं यदि वो हमारे शरीर में आने के बाद बढ़ती है और हमें बीमार करती है, और ये दूसरे लोगों को फैलने का खतरा इसमें ज़्यादा होता है। उसको हम कंटेजियस डिजीज़ को भी लेबल करते हैं। जब हम वायरल डिजीज़ की पर से बात करते हैं तो कॉमन फ्लू हमारी सोसाइटी में या डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत ही कॉमन होता है, जो कि बड़ी कॉमन सी बात है, जो कि 3 से 5 दिन में आमतौर पर ठीक हो जाता है। और जब कम्युनिटी में आता है या स्कूल में, उस तरह से पूरी की पूरी कम्युनिटी बच्चों में ज़्यादा देखा जाता है, इन्फेक्टेड हो जाती है। इस तरह कई बार आई फ्लू का हम देखते हैं, बहुत ही कॉमन है। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की बात करें तो आमतौर पर ये देखा गया है कि जो लोग किसी तरह से इन्फेक्शियस पेशेंट के कांटेक्ट में आते हैं या हॉस्पिटल में हैं तो उन लोगों को ज़्यादा होती हैं, या उनकी खुद की इम्यूनिटी किसी स्टेज पे कम होती है और उनका कांटेक्ट उस इन्फेक्टेड पेशेंट से आता है तो उसमें बैक्टीरियल डिजीज़ होने का खतरा ज़्यादा हो जाता है। जी रिसेंटली हम बैक्टीरियल कंडीशंस के बारे में बात करें तो एक डिजीज़ जो कि वर्ल्ड ओवर पूरे ही ग्लोबल लेवल पे बड़े अलार्मिंग रिजल्ट दे रही है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस। पहले हम ये लेके चल रहे थे कि ट्यूबरकुलोसिस शायद हम कंट्रोल कर पाएंगे क्योंकि उसकी हमारे पास सारी की सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जी इसके बावजूद भी ट्यूबरकुलोसिस वर्ल्ड ओवर में डेवलपिंग कंट्रीज़ में एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन में बनी हुई है। यदि हम अपने इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में एज ऑन टुडे 2023 में इंडियन डाटा के हिसाब से लगभग 4 लाख मौतें ट्यूबरकुलोसिस की वजह से हुई, जबकि WHO उसका प्रोजेक्शंस 5 लाख तक करता है। ट्यूबरकुलोसिस वास्तव में एक काफ़ी भयावह डिजीज़ हमारे हिंदुस्तान में होती जा रही है, क्योंकि इसमें कई लोग MDR और जो HDR ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र करते हैं, जिसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सबसे ज़्यादा चीज़ देखने में ट्यूबरकुलोसिस में हमें ये मिलती है कि लोग अपना इलाज पूरा नहीं लेते, क्योंकि इसमें लंबे टाइम तक इलाज की ज़रूरत होती है। ट्यूबरकुलोसिस को कंट्रोल करने के लिए हिंदुस्तान गवर्नमेंट बहुत ही एहतियात तौर पे लगी हुई है और ओवरऑल डाटा डिक्लाइन की तरफ है, लेकिन फिर भी पॉपुलेशन का इंक्रीज और कंजेशन, पॉवर्टी, पुअर न्यूट्रिशन और रिड्यूस्ड इम्यूनिटी और कोविड का प्रकोप जो पीछे हमारे 2-3 साल रहा, उसकी वजह से लोगों की इम्यूनिटी कम होने की वजह से ट्यूबरकुलोसिस अभी भी एक बहुत बड़े लेवल पे हमें तंग कर रही है, जिसके अंदर पूरी की पूरी फैमिली कई बार तंग हो जाती है, उसकी इकोनॉमी ख़त्म हो जाती है या उनके घर और इवन के उनका जो भी कारोबार है वो बिक जाता है। ट्यूबरकुलोसिस इतना भयावह हो जाता है और उससे मोर्टेलिटी भी उस घर के अंदर हो जाती है और उस आदमी का यदि बात करें तो उसका डेलीज बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाता है। तो ओवरऑल ट्यूबरकुलोसिस हमारे देश में हमारे GDP पे भी इफेक्ट डाल रही है। जी तो बहुत ही आम समस्या है, लेकिन इसका रूप गंभीर होता है। और सबसे बड़ी बात, चाहे टीबी की बात हो या किसी अन्य संक्रमण की,
यदि रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है तो उसका प्रभाव भी अधिक होता है, और अगर एक बार संक्रमण हो जाए तो जटिलताएं भी अलग और गंभीर हो सकती हैं। डॉक्टर कमल कुमार सिंगल किस तरह से बताना चाहेंगे, संक्रमण जब बच्चों से जोड़कर देखे जाते हैं तो स्थिति कितनी जटिल या कितनी चुनौतीपूर्ण आपको लगती है? क्योंकि बचपन या कहें कि जो नवजात शिशु जब आते हैं जीवन में, तो वो एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अभी विकसित होनी शुरू होती है। ऐसे में संक्रमण का प्रभाव कितना बड़ा खतरा बनता है बच्चों के लिए? तो बच्चों में संक्रमण कई जरियों से हो सकता है। जैसे अभी हमने बात की, वायु से हो सकती है, तो कई चीज़ें फ्लू, निमोनिया, इस तरह की चीज़ें हवा के ज़रिए होती हैं। कुछ संक्रमण हैं जो खान पान के ज़रिए होंगे, कुछ हैं जो पानी के ज़रिए होंगे, कुछ खाने के ज़रिए होंगे। तो अलग अलग ज़रियों से किसी को संक्रमण हो सकता है। और जैसे अभी आपने बताया, जो नवजात शिशु होते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनिस्बत किसी बड़े इंसान के कम होती है, तो हमें ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है। तो बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं तो उसमें इन्फेक्शन से बचाव के लिए, जैसे हम कहते हैं कि बहुत छोटा बच्चा है तो सबसे ज़्यादा वो सांस लेने के अलावा जो चीज़ करता है वो है दूध पीता है। तो अगर माँ का दूध न मिले और किसी बाहरी दूध का इस्तेमाल किया जाए तो संक्रमण का ख़तरा छोटे बच्चे में बढ़ जाता है। और किसी भी तरह का इन्फेक्शन अगर छोटे बच्चे में हो तो उसके बिगड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं किसी बड़े के मुकाबले। अगर हम संक्रमण की बात करें छोटे बच्चों में भी, तो अगर ठीक से अगर शुरू के 6 महीने में अगर माँ सिर्फ अपना स्तनपान कराए तो आमतौर पर उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है, बच्चे का वज़न भी बढ़ता है और आमतौर पर हमें दिक्कतें कम देखने को मिलती हैं। पर अगर माँ का दूध न पिलाया जाए तो कम से कम ये दूध पीने वाली जो उस वजह से संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। जी डॉक्टर करण मदान, अगर बदलते मौसम की बात की जाए, जो मौसम इस समय उत्तर भारत में चल रहा है, प्रदूषण का भी प्रभाव काफ़ी अधिक है और टेम्परेचर भी चेंज हो रहा है, क्लाइमेट जो है वो थोड़ा थोड़ा बदलने लगा है, सीज़न में जो चेंज आता है। बहुत सारे लोग हैं जिनमें से काफ़ी अधिक लोगों को किसी न किसी तरह का संक्रमण है, गला लगभग सभी का ख़राब है, खराश रहती है, सर्दी ज़ुकाम हो जाता है क्योंकि टेम्परेचर वेरिएशन काफ़ी रहता है। क्या मानते हैं इस तरह का मौसम कितना सपोर्ट करता है किसी भी संक्रमण, और विशेष तौर पर बात की जाए श्वसन संक्रमणों के होने में, और क्यों इस मौसम में ये समस्या बढ़ जाती है? किरण जी, बहुत ही ज़रूरी सवाल पूछा आपने। देखिए, इस मौसम में हमारे पास 2 प्रॉब्लम तो वातावरण की वजह से हैं, जो कि एक तो हवा का ठंडा होना और दूसरा इन दिनों में जो हमारा एयर पोल्यूशन का स्तर है, जो एयर क्वालिटी हमारी डिप करती है, वो भी एक तकलीफ़ बन जाती है। अब क्या होता है कि जब एयर पोल्यूशन और ये ठंडी हवा है, एक तो इन दोनों चीज़ों से ही सांस की जो सिम्टम है, हर सांस का सिम्टम संक्रमण नहीं होता, ये समझना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को सिर्फ खांसी आ रही है या सिर्फ छींकें आ रही है या आँख या नाक में से पानी आ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसको एक संक्रमण या इन्फेक्शन है। कई बार क्या होता है कि इन प्रॉब्लम्स के लिए भी जब मरीज़ कहीं दिखाते हैं तो उनको एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दिए जाते हैं। डॉक्टर करण, माफ़ कीजिएगा, यहाँ रोकना चाहूँगी। आपने कहा कि बहुत बार मरीज़ जब दिखाते हैं उससे थोड़ा पहले आ जाते हैं। आजकल बहुत सारे रोगी हैं जो अगर इस तरह का संक्रमण होता है तो डॉक्टर या विशेषज्ञ को दिखाना भी ज़रूरी नहीं समझते, क्योंकि बहुत सारी मेडिकेशंस ओवर द काउंटर अवेलेबल हैं, तो खुद ही अपना इलाज करना शुरू कर देते हैं। और शायद वो भी एक समस्या का कारण बनता है, क्योंकि जब तक विशेषज्ञ के पास वो लोग पहुँचते हैं समस्या काफ़ी जटिल और गंभीर हो जाती है। हाँ, ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ओवर द काउंटर कई बार आपको जो ऐसे एंटीबायोटिक या कुछ भी ले लेना और कुछ भी चीज़ को ये समझना कि मुझे इन्फेक्शन या संक्रमण हो गया है, ये हमारे देश में एक बढ़ती हुई एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का बहुत बड़ा कॉज है। किसी भी अब नॉर्मल कभी खांसी आना या ज़ुकाम आना, जो नॉर्मल वायरल फीवर जो हम कहते हैं या फ्लू भी कहते हैं, उसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत हर मरीज़ को नहीं होती। वो तभी होती है जब उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक जिसमें बलगम पीला होना या बुखार तेज़ होना, ऐसे सिम्टम आते हैं, तब एंटीबायोटिक्स का प्रयोग ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये समझना कि हर सांस का जो सिम्टम या लक्षण है वो एक संक्रमण नहीं है। दूसरी चीज़ ये होती है कि इस बदलते मौसम में जो हमारे सांस के रोगी हैं, जिनको एस्थमा लाइक दमा या COPD या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ और बाकी जो भी सांस की बीमारियां होती हैं, उन मरीज़ों को इस बदलते वातावरण में, ठंडी हवा में और जब प्रदूषण का स्तर बढ़ जाता है, उनके सांस के सिम्टम बढ़ जाते हैं।
उनको ये ख्याल रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी को सांस की तकलीफ़ या अस्थमा की तकलीफ़ है, वो अपने इन्हेलर्स की दवाइयाँ जो हैं वो रेगुलरली लें। इन्हेलर लेने से हिचकिचाएं नहीं। इन्हेलर जो होते हैं वो सिर्फ एक ये तरीका है कि जो हमारे लिए दवाइयाँ सांस के रास्ते में जाने के लिए बनी हैं, वो हम सीधा सांस के रास्ते में ले जाएं, उसके लिए गोली क्यों खाएं। तो ये समझना ज़रूरी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस बदलते मौसम में सांस के कुछ लक्षण हैं, उसको ये ना समझें कि वो सारी चीज़ें संक्रमण हैं। वो एक नॉन संक्रमिक जो नॉन इन्फेक्टिव बीमारी भी हो सकती है, जिसका इलाज बिना एंटीबायोटिक के भी हो सकता है। और जहाँ तक रही संक्रमण जो हम सांस की बात करते हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है फ्लू यानी इन्फ्लुएंजा। जो हमने देखा था कि इन्फ्लुएंजा 2010 में जैसे एक वेव्स में आता है, एक तरह की जो हम पेंडेमिक कहते हैं, उसको बचाव के लिए हमको कोई जो हाई रिस्क लोग होते हैं उनमें हम ये कहते हैं कि वो हर साल अपनी एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन या फ्लू शॉट कहते हैं वो लें। ये सब लोगों को लेने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी गाइडलाइंस हैं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की भी, उसमें यह है कि जो हाई रिस्क लोग हैं उनको ये दिए जाए। जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो अस्पताल में काम करते हैं, जिनकी वृद्ध आयु है और जिनको कुछ कोमॉर्बिडिटी लाइक डायबिटीज़, हार्ट की बीमारी, जिनमें फ्लू की कॉम्प्लिकेशन होने का रिस्क ज़्यादा है, वो अगर हर साल एक इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लेंगे तो उनमें कॉम्प्लिकेशन का रिस्क घटेगा। जी, हाई रिस्क ग्रुप यानी वो लोग जिन्हें अगर समस्या होती है तो जटिलताएं ज़्यादा हो सकती हैं। कौन से वो लोग हैं जो इस हाई रिस्क ग्रुप में आते हैं और वैक्सीनेशन के अलावा किस तरह की सावधानियां उन सभी को रखनी है, ये भी जानेंगे विशेषज्ञों से। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा विराम। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, हम जल्द लौटते हैं। कभी नाच गाना और बेहतरीन खाना, कभी सास बहू की नोक-झोंक में स्वाद का मुस्कुराना, कभी रिश्तों में मुस्कुराहट और स्वाद भरना। असली मसालों का उपहार MDH बनाए खास हर त्योहार, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। आइए मनाए खुशियों की दीपावली MDH मसालों वाली। एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वल्नरेबल हैं। सो NPS एक इक्वालिटी ला रहा है। हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। संक्रमण से बचाव के विषय में हम बात कर रहे हैं। एक कॉलर है हमारे साथ प्रयागराज से फोन लाइन पर। SP मिश्रा जी हैं, आपका स्वागत। सवाल पूछिए। मिस्टर मिश्रा, अगर आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं, सवाल पूछें। शायद उनसे संपर्क टूट गया है। काफ़ी सारे ईमेल्स हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर गिरी, एक प्रश्न है, सुजाता हैं, वो ये पूछ रही हैं कि उनको बार बार सर्दी ज़ुकाम हो जाता है। क्या इसका संबंध रोग प्रतिरोधक क्षमता से हो सकता है? उम्र है इनकी 58 इयर्स और इनकी इम्यूनिटी इनको लगता है कि कहीं ना कहीं प्रभावित है। जानना ये चाह रही हैं कि किस तरह से पता किया जा सकता है कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या मजबूत है या इन्हें कुछ और करने की आवश्यकता है। देखिए, बार बार एक कॉमन इन्फेक्शन यदि किसी को हो रहा है, कम्युनिटी एक्वायर्ड की यदि हम बात करते हैं, तो वास्तव में हमें कुछ इन्वेस्टिगेशंस या कुछ क्लिनिकल डायग्नोसिस उसमें सोचने चाहिए, जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट 50 इयर्स के अराउंड यदि हम लगाते हैं फीमेल्स में, जहाँ के ओबेसिटी बहुत ही कॉमन है हमारी कंट्री में, वहाँ पर टाइप 2 डायबिटीज़ होना बहुत संभव है। टाइप 2 डायबिटीज़ वाले पेशेंट का इम्यूनिटी बहुत कम होता है और ये वाले पेशेंट जो ग्रुप है, इन लोगों में इन्फेक्शंस होने का खतरा दूसरे लोगों की बजाय बहुत ज़्यादा होता है। इन एडिशन यदि किसी को लंबी कोई भी क्रॉनिक कंडीशंस है, जैसे कि मान लो किसी को कैंसर है या किसी को क्रॉनिक हार्ट डिजीज़ है, क्रॉनिक लंग कंडीशंस हैं, COPD है, ब्रोंकियल अस्थमा है, ट्यूबरक्लोसिस है या मेल न्यूट्रिशन है, और या फिर किसी को हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी है, ये वाले कुछ एक ग्रुप्स ऐसे हैं। लिवर डिजीज़ की भी मैं बात करूँ, क्रॉनिक अल्कोहलिक, क्रॉनिक स्मोकर,
लगातार स्मोकिंग करते हैं जो लोग, इन सब लोगों में इम्यूनिटी कम होती है। यदि इनमें से कोई भी फैक्टर उसमें लगता है आपको, तो उसके लिए आप अपना उसके लिए प्रिवेंशन कीजिए और इन्वेस्टिगेशंस करवा के उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाइए। सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम इन्फेक्शंस की बात करते हैं तो अलग अलग ग्रुप में हमारे पास सारी रेमेडीज़ अवेलेबल हैं। जब हम वायरस की बात करते हैं, कुछ वायरस के लिए हमारे पास एंटीवायरल डिजीज़ है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि वायरस के लिए हमें कोई दवाई लेने की कॉमन वायरस के लिए ज़रूरत नहीं होती। उसके लिए कुछ वायरसेस के लिए हम वैक्सीनेशंस प्लान करते हैं चाइल्डहुड में ही, जो कि लॉन्ग टर्म पे उसके प्रति हमें प्रतिरोधक क्षमता देता है। उस तरह से बैक्टीरियल इन्फेक्शन की यदि बात करते हैं तो बहुत ही इफ़ेक्टिव एंटीबायोटिक्स अवेलेबल हैं, लेकिन अपने आप ना लें, डॉक्टर को दिखाएं और यदि एंटीबायोटिक की ज़रूरत है तब ही लें। फंगस की बात करें, उस तरह से एंटी फंगल ड्रग्स हैं। प्रोटोजोल इन्फेक्शंस की बात करते हैं, उसके लिए भी हमारे पास ड्रग्स हैं। तो एज ऑन टुडे मोस्ट ऑफ दी इलनेसेस में ड्रग्स अवेलेबल हैं या वैक्सीनेशंस अवेलेबल है। लेकिन इसके साथ साथ सबसे ज़्यादा एहतियात यदि हमें किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो हमारा खान पान है। हमारी बैलेंस डाइट होनी चाहिए, उसमें विटामिन सी, फ्रूट, सलाद, पानी का इंटेक ये बहुत एडिकेट होना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज, कम से कम 40 मिनट का वॉक, ब्रिस्क वॉक, और यदि यंग है तो उसको दौड़ भाग, अच्छी स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। इसके साथ ही योगा और मेडिटेशन का भी काफ़ी अच्छा रोल है। अपना न्यूट्रिशन और हेल्थ यदि बनाए रखेंगे, जो कि सबसे बड़ा धन है, तो आपको इन सब इन्फेक्शन से ही छुटकारा नहीं मिलेगा, बल्कि ओबेसिटी से, क्रॉनिक कंडीशन से, डायबिटीज़ से, हाइपरटेंशन से, उससे भी छुटकारा मिलेगा। यदि आप स्वस्थ हैं तो आप सोचिए इस देश के स्वस्थ निर्माण के सपने को आप पूरा करेंगे। आपका कंट्रीब्यूशन इस देश के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपना ख्याल रखेंगे तभी इस देश का ख्याल होगा, हम तभी प्रोग्रेस करेंगे। जी, तो जाहिर तौर पर सबसे पहले अपनी सेहत का ख्याल रखने की आवश्यकता है और उसके लिए जानकारी बहुत आवश्यक है। जानकारी के लिए सवाल कर रहे हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर उपस्थित हैं विजय जी दिल्ली से। बहुत स्वागत विजय जी, पूछिए सवाल। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। एक्चुअली मेरी एज है 60 जी, और मेरे को काफी टाइम से ये एलर्जी है, जुकाम हो जाता हूँ, वो इतना तंग करता है कि ऐसे सोचता हूँ कि क्या लिया जाए। फिर बीच में कोई ना कोई एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, उस टाइम के लिए राहत मिलती है, फिर वो ये हो जाता है। खासकर सुबह होता है, सुबह और शाम ज्यादा होता है, कभी कभी दिन में भी हो जाता है। ये सेम जो बीमारी है एलर्जिक, और ये मेरे बेटे को भी है जिसकी एज है 27 जी। तो क्या किया जाए? जैसे पुराने नोटों में ही हाथ लगा देते करेंसी में, उससे भी मेरे को एकदम जुकाम होता है। टेम्परेचर जब चेंज होता है, एसी से बाहर से अंदर जाते हैं कहीं भी, तब भी होता है। ज्यादातर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करता हूँ, जैसे मेट्रोज है जी। तो क्या ये वायरस, क्या ये मुझे एलर्जी है या कोई वायरस है? दवाई लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, क्या लेनी चाहिए? राइट। डॉक्टर करण, क्या आप इन्हें एडवाइस करना चाहेंगे? बहुत कॉमनली इनको ये समस्या हो रही है और इन्होंने कहा न सिर्फ टेम्परेचर वेरिएशन, अगर कोई ठंडी चीज़ से टच कर लेते हैं तब भी ये समस्या होती है। और दूसरी बात जो इन्होंने कही कि क्या ये एलर्जी है या संक्रमण का प्रभाव हो सकता है? देखिए, आपका बड़ा ज़रूरी सवाल था, और यही ऐसे ही कुछ सिम्टम हमारे पिछले कॉलर ने भी बोले। और ये जो साहब जैसे आप बता रहे हैं कि मौसम बदलने पे भी, और जैसे सुबह या शाम के वक्त आपको ये छींके आना और ये जो तकलीफ़ है, ये जो सिम्टम है ये मोस्टली एलर्जी के ही सिम्टम है। इसको हम कहते हैं एलर्जिक राइनाइटिस की बीमारी होती है, जिसमें ये बहुत छींके आना और ये होता है। कई बार ये सिम्टम, अगर आपको देखिए बुखार नहीं है और बार बार वज़न नहीं कम हो रहा, वो सब चीज़ें होती हैं जो एक संक्रमण का हमको संकेत देती हैं। तो सिर्फ छींके आना या सिर्फ आँख में पानी आना, नाक में पानी आना, और जैसे आपने कहा फैमिली हिस्ट्री, अगर घर के अंदर आप किसी और को भी, जैसे अगर छोटा कोई व्यक्ति है उसके माता पिता को है या बच्चे को है, तो ये जो एलर्जी के सिम्टम होते हैं ये भी फैमिली में रन करते हैं। तो ये एक टेंडेंसी हो जाती है एलर्जी होने की, जिससे ये होता है। तो इसीलिए आप, पहली बात तो ये है कि घबराएं नहीं इस चीज़ के बारे में। और दूसरी चीज़, जैसा मैंने पहले भी बोला था, ये समझना ज़रूरी है कि ये ज़ुकाम, खांसी और छींके आना
हर चीज़ को हमको संक्रमण नहीं मानना चाहिए और हर चीज़ पे बिना वजह बहुत बार एंटीबायोटिक्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए, बिकॉज ये हमारे देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बढ़ रही है। जहाँ तक रही आपके सिम्टम्स की बात, अगर ये माने कि एलर्जिक राइनाइटिस है, आप इसको कहीं भी किसी स्पेशलिस्ट को दिखा के इसका आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। जो इलाज रहता है इसमें मोस्टली एंटी एलर्जी की दवाइयाँ रहती हैं। कई बार हम नाक के रास्ते नाक का स्प्रे देते हैं जिससे एलर्जी की टेंडेंसी हमारे नाक के रास्ते में कम होती है। अगर कई बार खांसी या सांस की तकलीफ है तो इनहेलर्स का भी प्रयोग किया जाता है और कई बार गोली के फॉर्म में भी दवाइयाँ दी जाती हैं जिससे आपकी एलर्जी की टेंडेंसी कम हो। इसमें मैं एक और चीज़ बहुत ज़रूरी बताना चाहूँगा कि एक जो ये एलर्जी टेस्टिंग नाम के जो टेस्ट हैं बहुत सारे करवाए जाते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा करवाए जाते हैं, इनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। मरीज़ इतना खर्चा करके कई बार हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि 100 या 50 तरह के उन पे एलर्जी के जो स्किन टेस्ट किया गया है उसमें उनको बता दिया जाता है कि 30 चीज़ों से आपको एलर्जी है, आपको चने की दाल नहीं खानी, आपको ये नहीं पीना, आपको दूध नहीं पीना। उससे क्या होता है कि मरीज बड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मैं क्या करूं। इसलिए ये समझना भी ज़रूरी है कि ये बिना इंडिकेशन के ये बेवजह इतने सारे एलर्जी के जो टेस्ट कराए जाते हैं उनका क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा कोई रोल नहीं है। उससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है, मरीजों को बहुत खर्चा करना पड़ता है और जाके हमको इलाज वही करना पड़ता है। कुछ एक कंडीशन होते हैं जिसमें हम स्पेसिफिक एक एलर्जी को आइडेंटिफाई कर पाते हैं। कई लोगों को स्पेसिफिकली फंगस की एलर्जी होती है जिसको हम एस्परजिलस नाम के फंगस की एलर्जी कहते हैं। उसके स्पेसिफिक टेस्ट हैं जिससे वो फंगस एलर्जी डायग्नोज करके ट्रीट की जाती है। बट इसके अलावा ये समझना ज़रूरी है, बस मैं यही कहना चाहूँगा कि एंटीबायोटिक्स का प्रयोग बिना इंडिकेशन के या बिना वजह के बहुत ज़्यादा ना करें और आपको इस तरह के सिम्टम हैं तो किसी स्पेशलिस्ट की राय लें ताकि आपकी एलर्जी के सिम्टम्स की मैनेजमेंट ढंग से की जा सके। जी डॉक्टर सिंगल, किस तरह से बच्चों के ऊपर प्रभाव हो सकता है? पहली बात, किस तरह के संक्रमण आमतौर पर बच्चों में देखे जाते हैं और बच्चे को यदि बार बार संक्रमण हो रहा है, डायरिया बहुत सारे बच्चों में होता है, निमोनियाज भी काफ़ी बच्चों को प्रभावित करते हैं, सर्दी जुकाम से लेकर निमोनिया तक की बात की जाए, क्या वेरिएशन हो सकते हैं या सिवियरिटी हो सकती है बच्चों में यदि संक्रमण होता है? और बार बार संक्रमण होना चाहे किसी भी तरह का हो, किस तरह से बच्चे के स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है आने वाले समय में? तो संक्रमण कई वजह से हो सकता है और उसकी सिवेरिटी या उसकी जो कितना वो ज़्यादा सीवियर होगा वो भी बच्चों के अंदर वेरी करता है। अगर हम बात करें खासकर जो बच्चे पहली बार स्कूल जाना शुरू करते हैं, प्ले स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो इन बच्चों में आम तौर पर ये जो वायरल इन्फेक्शंस कहते हैं, ये वायरल जिसे हम आम भाषा में कहेंगे सर्दी ज़ुकाम और खांसी, ये इनको बार बार होता है। अब इस कंडीशन में जब अलग अलग डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो कई बार देखा गया कि बहुत परेशान होते हैं और कई बार एंटीबायोटिक्स और इसका इस्तेमाल होता है। पर ये हमें समझना चाहिए कि ये इस उम्र के बच्चे जो पहली बार प्ले स्कूल या स्कूल में जाते हैं, वहाँ इतने बच्चों के साथ ये इंटरेक्ट करते हैं तो एक दूसरे से इनको वायरल इन्फेक्शन बार बार मिलता है। इसको एक टर्म भी कही जाती है नर्सरी सिंड्रोम। तो इनमें हर 2 महीने में, हर 15 दिन में, हर महीने में एक बार ज़ुकाम खांसी जो आम तौर पर 4-5 दिन में ठीक हो जाएगा, जिसके साथ बच्चे को कोई बहुत ज़्यादा सांस की दिक्कत नहीं होगी, बच्चे का वज़न सही बढ़ रहा होगा, बच्चा ठीक से खेलता होगा, बाकी उसको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इनके अंदर हम कहेंगे कि इसको ये अपने आप वक्त के साथ धीरे धीरे ठीक होगा, जो शुरू का 1 साल है ऐसे ही। और इससे हम स्कूल बंद कर देंगे ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब भी वो जाएंगे किसी भी स्कूल में पहली बार ज़िंदगी में तो इन वायरसेस से उनको एक्सपोजर होगा और ये बार बार होंगे, तो इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जो सभी विशेषज्ञों ने कहा है, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल इनमें से ज़्यादातर संक्रमणों के लिए ज़रूरी नहीं होता। यहाँ तक कि कुछ इन्फेक्शन जिनके लिए हमें भर्ती करना पड़ता है मरीज़ को, कि उसको ऑक्सीजन भी चाहिए, उसको सांस की भी दिक्कत है, लेकिन वो भी बिना एंटीबायोटिक के डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। और छोटे बच्चे अगर उनको बार बार ज़ुकाम खांसी हो रहा है लेकिन वो ठीक से खेल पाते हैं, ठीक से वज़न बढ़ रहा है, ऐसे के अंदर हमारे को आम तौर पर कोई उनकी इम्यूनिटी में या उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कोई कमी नहीं मिलती है। और ये उम्र के साथ जैसे जैसे बड़े होते हैं वैसे वैसे ठीक होना शुरू कर देते हैं। जी, एक और कॉलर हैं, डिम्पल हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। स्वागत आपका, पूछिए सवाल। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार। हाँ जी, मुझे ये जानना है, मेरी 21 साल की बेटी है और उसको मैम कभी भी है ना मतलब फीवर आ जाता है बैठे बिठाए, तो हम उसे मेडिसिन देते हैं तो उसका वो ठीक हो जाता है, फीवर उसके अराउंडिंग 99 रहती है। तो मुझे है ना ये जानना है
भी मतलब उसको जो फीवर है उसका कोई बेसिक टेस्ट करवाना चाहिए, क्या करवाना चाहिए, मतलब क्या प्रॉब्लम है, ये कोई संक्रमण है या क्या है? राइट। इससे जुड़ा एक और सवाल भी है, दीपिका का सवाल है और राजेश का सवाल है। डॉक्टर सिंघल, इनके बच्चे की आयु भी लगभग इन्होंने लिखा है कि 2.5 से 3 वर्ष के बीच है, बार बार बुखार हो जाता है। क्या बुखार होना संक्रमण होने का एक संकेत है? तो संक्रमण, कुछ संक्रमण ऐसे होते हैं जिसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती, वो वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाते हैं। तो उसमें हम अगर हम एंटीबायोटिक्स दें या कुछ और करें तो ऐसा नहीं कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। अब अगर हम कहें कि सिर्फ किसी को ज़ुकाम खांसी और बुखार की दिक्कत है और वायरल के सिम्टम्स हैं ये, तो आम तौर पर से 3 से 5 दिन में ज़्यादातर बच्चे अपने आप ठीक हो जाते हैं। हम इनमें से जो दवाइयाँ आमतौर पर दी जाती हैं वो दी जाती हैं कि बुखार कम रहे, वो दी जाती हैं कि खांसी थोड़ी कम रहे, पर बात समझने की ये है कि अगर इनमें से हम कुछ भी ना दें तो भी वो बच्चे उतनी ही देर में ठीक हो जाएंगे। अब सवाल ये है कि हम कब समझें कि ये सिर्फ वायरल नहीं है, इसके लिए हमें कुछ और भी करना पड़ेगा जी। तो अगर आप देखें कि जिस समय उसका बुखार बच्चे का उतर जाता है और वो ठीक से फिर से खेलने लग जाता है, खाने लग जाता है, तो आम तौर पर ये वायरल बुखार में ही होता है। अगर कोई भी बैक्टीरियल संक्रमण अगर होगा तो बच्चे के बुखार उतरने के बाद भी वो बच्चे थोड़े सुस्त रहते हैं, भूख थोड़ी कम रहती है। पर वायरल बुखार की ये पहचान यही है कि एक तो 3 से 5 दिन में ठीक हो जाता है, उसके बाद बिल्कुल एक ऐसा वक्त आएगा कि 1 महीना, 15 दिन, 2 महीने उसे कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर 4-5 दिन के लिए जुकाम होगा, फिर ठीक हो जाएगा। पर अगर इनके बीच में भी बच्चे को आपको लगता है कि सुस्त है, वज़न में दिक्कत आ रही है, तब हमें कोई और सीवियर या ऐसा कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन मिलता है, वरना आमतौर पर वायरल इसी तरह से अपने आप ठीक होते हैं। अगर बच्चा खेल कूद रहा है तो हमें जांच करके भी आम तौर पर इन बच्चों में कुछ नहीं मिलता जी। डॉक्टर गिरी, जो लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं किसी भी समस्या के लिए, मान लीजिए हॉस्पिटल में है, हॉस्पिटल को एक हाई रिस्क जोन माना जाता है इन्फेक्शंस के लिए, किस तरह के गंभीर संक्रमण वहाँ पर हो सकते हैं और क्या सावधानियां रखने की आवश्यकता है? क्योंकि जब भी पेशेंट्स अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बहुत सारे मिलने जुलने वाले लोग भी उनके पास अवश्य आते हैं, चाहे नॉर्मल वार्ड में हो या फिर आईसीयूज में भी। बिल्कुल सच है। कम्युनिटी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस बहुत ही सिंपल इन्फेक्शंस होते हैं, यूजुअली अपने आप ठीक हो जाते हैं या बहुत रेयरली उनमें मेडिसिन्स की, किसी स्पेसिफिक मेडिसिन्स की ज़रूरत पड़ती है। जब हम हॉस्पिटल की बात करते हैं, जो भी इन्फेक्शन होता है वो बहुत ही डेंजरस टाइप का इन्फेक्शन होता है। यूजुअली वो वायरस या वो बैक्टीरिया होता है जिसके ऊपर आमतौर पे ड्रग्स का बहुत कम इफ़ेक्ट आता है, तो वहाँ पर प्रिवेंशन एक बहुत बड़ी बात है। यूजुअली देखा जाता है कि हर 10वां पेशेंट हॉस्पिटल से एक्वायर्ड कर लेता है कोई ना कोई इन्फेक्शंस, ये आमतौर पे देखा गया है। और उसी के अंदर मैं एक बात और बताना चाह रहा था, लगभग 30% लोग उस इन्फेक्शन के साथ कई बार लंबे टाइम तक जूझते रहते हैं। डॉक्टरों के अंदर भी एक्वायर्ड इन्फेक्शंस हॉस्पिटल के अंदर हो जाता है। तो हम आजकल बात करते हैं पेशेंट सेफ्टी की और डॉक्टर सेफ्टी की या हेल्थ केयर वर्कर के सेफ्टी की। उसी की लाइंस पे कुछ गाइडलाइन बनाई गई हैं। इम्पॉर्टेंट बात समझने में यही है कि जो इन्फेक्शन हमें आता है वो या तो एयरबोर्न आता है या ड्रॉपलेट से आता है या कोई स्क्रीशंस या कोई कंटेंट हमारी बॉडी में एंटर होता है या टच होता है, हमारी स्किन में कोई ब्रीच है या नोज़ के थ्रू, इस तरह से करके वो इन्फेक्शन हमारे अंदर आता है। यूजुअली जो इन्फेक्टेड एरियाज़ हैं हॉस्पिटल में, वो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरियाज़ टॉयलेट्स हैं, हैंड वॉशिंग एरियाज़ हैं, इक्विपमेंट्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और जो मेडिकल वाले जो भी जितने भी बड़े इक्विपमेंट वेंटिलेटर या दूसरे होते हैं उसमें इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट टाइप के इन्फेक्शन पाए जाते हैं। तो इससे बचने का सबसे बड़ा रोल हॉस्पिटल का बनता है। हम इसको पेशेंट सेफ्टी के तौर पर एक मरीज़ का एक अधिकार समझते हैं कि हम उसको हॉस्पिटल से कोई इन्फेक्शन ना दें। हम अपने किसी प्रोसीजर से, कोई आईवी लाइन से, आईवी कैथेटर या कुछ भी, उससे उसको कोई इन्फेक्शन ना दे। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइन बनी हुई है जो डॉक्टर्स को, हर नर्स को, हर हेल्थ केयर वर्कर को फॉलो करनी चाहिए। इससे वो खुद भी बचता है और पेशेंट को भी बचाता है। इसके साथ में सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पेशेंट के लिए भी, डॉक्टर्स के लिए भी आती है कि हम फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करें, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जब भी आप एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट पे स्विच करते हैं, यदि आप ग्लव्स डाल रखें तो अपने ग्लव्स चेंज कीजिए, साबुन से अच्छी तरह हाथ धोइए और फिर उसके बाद में दूसरे पेशेंट पे जाइए।
इसी तरह से पेशेंट को भी जब भी वो किसी चीज़ को वहाँ टच करता है, क्योंकि हर सरफेस मोस्टली इन्फेक्टेड होता है, तो उसमें उसको ध्यान रखना चाहिए और अपने फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग करनी चाहिए। इसके साथ में हम प्रोटेक्टिव गियर्स की बात करते हैं, उसमें मास्क है और कई बार पीपी किट है जो कि हमें पेशेंट से इन्फेक्शन एक्वायर करने मतलब रोकने में हेल्प करती है। एडिशनली यहीं पर पेशेंट और डॉक्टर्स के बीच का जो कम्युनिकेशन है, जो इन्फेक्शंस डिजीज़ वाला पेशेंट है जो ज़्यादा कंटेजियस है, बहुत कॉमन होना चाहिए। स्पेशली हेल्थ केयर वर्कर जो उसको ट्रांसपोर्ट करता है उसको उसका पता होना चाहिए। जो भी मटेरियल पेशेंट का निकलता है जो कि यूजुअली इन्फेक्टेड होता है, उसमें सारे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल्स फॉलो होने चाहिए। यदि हम ये करते हैं तो लगभग पेशेंट के अंदर हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हम 30% तक कम कर सकते हैं। यहाँ पर कई जगह पे बहुत ज़्यादा रस होने की वजह से कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इन चीज़ों में थोड़ी कोताही बरती जाती है। मैं दोबारा से अपने कोलीग से, हेल्थ केयर वर्कर्स से, सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जो प्रिकॉशंस के जो SOPs और जो प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं वो अच्छी तरह से फॉलो किए जाएं, तो हम ना ही अपने आप को बचा रहे हैं बल्कि हम पेशेंट को भी बचा रहे हैं। और ये सब करते हुए हम रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का ग्रोथ रोक रहे हैं जो कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है मोस्ट ऑफ द टाइम पे। और जैसे आपको पता है कोई भी नई ड्रग जब आती है, रिसर्च होती है, तो उसमें बहुत लंबा टाइम लग जाता है, जबकि बैक्टीरिया और वायरस अपने रूप बहुत जल्दी बदल लेते हैं, जो कि हमारे लिए एक चैलेंज है। राइट। डॉक्टर करण, कृतेश कुमार सिंह है, वो ये पूछ रहे हैं कि उनकी चाची हैं, 35 इयर्स उनकी एज है, उनको बार बार खांसी की समस्या होती है। क्या ये जो है इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है? ऐसे में काफ़ी समय से दवा ले रहे हैं, कैसे इसमें कुछ लाभ मिल सकता है? देखिए, हाँ, इस सवाल का मैं जवाब देता हूँ। उससे पहले मैं एक और भी चीज़ बताना चाहूँगा। पिछले हमारे एक कॉलर ने पूछा कि 99 मेरे को बुखार आ जाता है और मेरे को, तो ये भी एक ना बहुत बड़ी मिथ्या है कि कई मरीज हमको कहते हैं कि मुझे बुखार है। अब बुखार तब होता है जब बुखार को थर्मोमीटर में नापा जाए, ये देखा जाए कि आपके थर्मोमीटर में कंसिस्टेंटली, अब हम आप साइंटिफिक डेफिनेशन की बात करेंगे तो हम कहते हैं कि जो 100.4 या 100 के ऊपर का बुखार है उसको हम गोली से ट्रीट करें, या उसको हमारे शरीर में 1 डिग्री की जो टेम्परेचर की वेरिएशन हम जो कहते हैं ये नॉर्मल होती है। तो डॉक्टर करण, अगर जैसे किसी व्यक्ति को लगता है कि हरारत सी रहती है, हल्के से बॉडी एक्स रहते हैं, क्या उसे बुखार नहीं माना जाएगा? उस चीज़ को बुखार नहीं माना जाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है समझना, क्योंकि ये कई मरीजों को बिना वजह एंटीबायोटिक्स, बुखार की दवाइयाँ, इतने तरह की दवाइयों का इलाज होता है बिकॉज मरीज़ कहता है कि मुझे हरारत हो रही है, मुझे बुखार है। बुखार एक साइंटिफिक टर्म है। फीवर जो हम कहते हैं, फीवर तब होता है जब वो थर्मोमीटर में नाप के देखा जाए। हमारे पास जब कई बार ऐसे मरीज आते हैं जो कहते हैं कि मुझे 5 महीने से बुखार है, हम पूछते हैं आपके वजन ठीक है, आपको कोई और तकलीफ तो नहीं है? नहीं, मुझे सिर्फ यही है। तो हम कहते हैं कि आप एक अपना टेम्परेचर का चार्ट बनाइए, देखिए कि आपको वास्तविकता में बुखार है। और ये देखा जाता है कि 80 से 90% मरीज जो केवल इस चीज़ को बोलते हैं कि मुझे हरारत है या मुझे बुखार की एक फीलिंग है, वो वास्तव में बुखार नहीं होता, हम उसको ट्रीट नहीं करते। डॉक्टर करण, यहाँ पे एक और पॉइंट आपसे पूछ लें कि टेम्परेचर किस तरह लिया जाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि अगर आर्मपिट में टेम्परेचर लिया जा रहा है तो उसमें ऑटोमेटिकली 1 पॉइंट जो है बढ़ा देना चाहिए। देखिए, जो हम अपना जो टेम्परेचर हम लेते हैं, एक तो होता है हमारी बॉडी का कोर टेम्परेचर, जो हमारे अंदर जो एक वास्तव में टेम्परेचर है। वो टेम्परेचर हम कई बार जो थर्मोमीटर है वो माउथ के अंदर जीभ के नीचे रख के लिया जाता है, कई बार और तरीके से भी इंटरनल टेम्परेचर लिया जाता है। और जो दूसरा हम बात कर रहे हैं, जो आपके आर्मपिट में जैसे हाथ के अंदर रख के हम टेम्परेचर लेते हैं, तो उसमें हम वेरिएशन मानते हैं, क्योंकि बाहर का वातावरण थोड़ा कूल होता है, तो उसमें हम 1 डिग्री इंक्रीज करने को बोलते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि टेम्परेचर ढंग से एक ठीक कैलिब्रेटेड थर्मोमीटर से लेने पे जब बुखार आपका डॉक्यूमेंट होता है, उसी को हम फीवर कहते हैं, और उसको हम फिर आगे संक्रमण के लिए सोचें। जो एक्चुअल में जो सवाल था हमारा कि उनकी उम्र 35 साल है और खांसी आ रही है, तो वही मैं पिछले अपने जैसे मैंने बताया कि हर खांसी एक संक्रमण नहीं है। हर एक खांसी जो है वो बहुत तरह की बीमारियों का संकेत हो सकता है। वो एक सांस के रास्ते की बीमारी, लंग में इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, हमारे लंग के बाहर कवरिंग प्लूरा, मीडियस्टाइनम, वो छाती एक बहुत ही बड़ा एक कंपार्टमेंट है जिससे खांसी उत्पन्न हो सकती है।
तो अगर आपकी खांसी ठीक नहीं हो रही, आपको बुखार नहीं है, आप एक स्पेशलिस्ट को दिखाएं, डॉक्टर को दिखाएं। कई बार एक्सरे की ज़रूरत पड़ती है। एक्सरे और बेसिक टेस्ट से थोड़ा एक आइडिया लग जाता है कि किस तरफ बीमारी जा रही है, और कई बार सीटी स्कैन की भी ज़रूरत पड़ती है, जो करके हम ये पिन पॉइंट कर सकते हैं कि आपको किस तरह की तकलीफ है जिससे खांसी उत्पन्न हो रही है। जी डॉक्टर सिंघल, बच्चों में किस तरह से ये तय किया जाए कि क्या वाकई बच्चे को हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है अगर बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन शुरू हुआ है? और बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स ने बच्चे को शुरुआत में इंतज़ार किया, खांसी थी, गला ख़राब था, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन था, कुछ नहीं किया गया और इंतज़ार करते रहे, लेकिन उसके बाद जटिलता बढ़ जाती है। कब तक इंतज़ार करें और कौन से वो रेड फ्लैग्स या इंडिकेशंस बताना चाहेंगे जिन्हें देखकर सतर्क हो जाना चाहिए? तो आम तौर पर अगर सिर्फ बच्चे को ज़ुकाम, खांसी, नाक बहना, सिर्फ इतनी चीज़ें हैं और हल्का फुल्का बुखार है दवाई से ठीक हो रहा है, तो इसमें भर्ती करने की, एडमिशन की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एडमिशन करना या भर्ती करना आम तौर पर हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब बच्चा जो आम तौर पर वो काम उसे हम सोचते हैं कि उसे करने चाहिए वो नहीं कर पा रहा। मतलब कि बच्चा जो है उसको सांस की दिक्कत इतनी ज़्यादा हो गई है कि आपको लग रहा है कि बच्चे को बहुत ही ज़्यादा सांस की परेशानी है, या बच्चे ने खाना पीना इतना कम कर दिया है कि अब उसकी वजह से शायद आप उसको दवाई ना दे पाएंगे, तो ये, और बच्चा बहुत ही ज़्यादा सुस्त है या बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा या इरिटेबल है। तो ये 3-4 सिम्टम्स हैं जिनको आप ये समझें कि अगर बच्चा दवाई, बुखार की दवाई खाने के बाद, बुखार उतरने के बाद खा पी पा रहा है तो हम बिना भर्ती के भी काम चला सकते हैं। पर अगर उसका खाना पीना, उसका सोना, उसका खेलना, ये जो 3 चीज़ें हैं जो बच्चे से एक्सपेक्ट करते हैं हम कि वो खाएगा, खेलेगा और सोएगा, अगर इन तीनों में आपको लगता है कि दिक्कत आ रही है तो ऐसे में हमें भर्ती करके और फिर उसके बाद में उसका इलाज करना पड़ता है। जी, और अगर जो स्थिति है वो निमोनिया की है तो ऐसे में कौन से साइंस हैं जिन्हें इंडिकेटर माना जाए कि गंभीरता बढ़ रही है, विशेष तौर पर छोटे बच्चों के मामलों में, क्योंकि उसमें पेरेंट्स, बच्चे बता नहीं पाते और पेरेंट्स समझ भी नहीं पाते हैं? तो ये जो 3 सिम्टम मैंने आप बताए, इसका यही वो है कि इसमें बच्चे को बताने की ज़रूरत नहीं है, माँ बाप की असेसमेंट होती है। कई बार हमने देखा है कि जो थोड़े से ज़्यादा चिंतित होते हैं, जो एंग्शियस पेरेंट्स होते हैं, वो इनको ओवर रीड भी करते हैं, बट उसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर उसके बाद कोई जो विशेषज्ञ उसको देखेंगे वो उसको बेहतर समझ पाएंगे। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि कई बार पेरेंट्स को समझ नहीं आया और वो टाइम से उसको अस्पताल लेके नहीं गए। तो अगर हम कहेंगे कि अगर आपको लगता है कि बच्चों को सिर्फ ज़ुकाम, खांसी है, बुखार है जो दवाई देने पे ठीक हो जाता है, तो आम तौर पर हमें एडमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। पर अगर आपको लगे कि खांसी, उसके अलावा सांस की दिक्कत बहुत ज़्यादा है, सांस लेने में परेशानी आ रही है, दूध पीना, खाना खाना ये बच्चे का कम हो गया है, खेल नहीं पा रहा, सो नहीं पा रहा, बहुत ही ज़्यादा सुस्त है, बहुत ही ज़्यादा चिड़चिड़ा है, तो उसको एक विशेषज्ञ को दिखा लेना चाहिए। जी डॉक्टर गिरी, वृद्ध लोगों में अगर निमोनिया की बात की जाए बहुत ही आम है और कहा जाता है कि जो उनके लक्षण हैं वो बहुत प्रोमिनेंट भी नहीं होते और उस तरह से भी शायद हो सकता है न आए जो सामान्य तौर पर किसी व्यक्ति को आ सकते हैं। वृद्ध लोगों में निमोनिया का संक्रमण कितना गंभीर रूप ले सकता है? देखिए, अभी तो यदि हम बात करते हैं दोबारा से डेवलपिंग कंट्रीज़ की, अभी भी इन्फेक्शंस एल्डरली में एक बहुत कॉमन कॉज है मोर्टेलिटी का। और पुराने टाइम में तो बहुत ही कॉमन सा ये होता था कि यूजुअली लोगों की जो डेथ होती थी एल्डरली लोगों की, वो सर्दियों में निमोनिया की वजह से होती थी। अभी भी इन्फेक्शंस एल्डरली पेशेंट में एक बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि उसमें एज की वजह से अपनी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है और उसकी जो बॉडी रिएक्ट करती है इन्फेक्शंस के लिए बहुत ही स्लो या बहुत ही कम रिएक्ट करती है। एडिशनली उस एज तक आमतौर पे देखा जाता है कि यूजुअली दूसरी क्रॉनिक कंडीशंस, जैसे कि हो सकता है उसको ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, हार्ट की डिजीज़, लंग की डिजीज़, लीवर की डिजीज़, कैंसर्स, किडनी, ऐसा कुछ ना कुछ छोटा मोटा उनको ज़रूर होता है। या वो कई बार रेगुलरली कुछ ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हैं, स्टीरॉयड या दूसरी, जिसकी वजह से उनकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है और बॉडी का रेस्पॉन्स इन्फेक्शन के प्रति नहीं आता। तो इन लोगों में यदि उसका खाना कम हो गया, वो थोड़ा सुस्त हो गए या ऑल्ट्रेशन हो गई, चक्कर आ रहा है, तो हम इन सब चीज़ों को एक सीरियस वे से सोचते हैं। यूजुअली निमोनिया में जो देखा जाता है कि आदमी को, किसी भी बुज़ुर्ग को बुखार आना चाहिए, खांसी होनी चाहिए, छाती में दर्द होना चाहिए और स्पूटम में बलगम आना चाहिए। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें उसमें कुछ कम हो सकती हैं। तो उस एल्डरली पेशेंट को जल्दी से जल्दी एक मतलब डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए यदि कभी भी उसमें लगे, उसको खुद को अपना से जब ठीक नहीं लगे तो। जी
फिलहाल झारखंड से लखन है फोन लाइन पर, कॉल कर रहे हैं। लखन जी बहुत स्वागत आपका, क्या जानना चाहते हैं आप? मैंने एक्सरे कराया, एक्सरे में रिपोर्ट दाग आ रहा है, तो मैं जानना चाहता हूँ, मेरा खांसी नहीं रुक रहा है, बार बार खांसी आ रहा है, बलगम आ रहा है। मैंने बहुत सारा डॉक्टर को दिखाया, एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन करवाया, उसमें रिपोर्ट दाग आ रहा है। आपकी उम्र कितनी है लखन जी? 66 इयर्स। डॉक्टर करण मदान, इनको वर्ष 2001 में टीबी हुआ था, इलाज इनका हुआ है, लेकिन इन्होंने कहा कि खांसी की समस्या लगातार चल रही है, क्या करना चाहिए? बहुत अच्छा है कि इन्होंने ऐसा एक सवाल पूछा, ये हमारे जनता को बताना बहुत ज़रूरी है। टीबी हमारे देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है। टीबी का सही समय पे इलाज किया जाए तो टीबी ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे मैं बताना चाहूँगा कि जैसे हमारे शरीर पे कोई चोट लगती है तो एक स्कार या दाग पड़ जाता है, इसी तरह जब टीबी फेफड़े में ठीक होता है तो कई मरीजों में टीबी ठीक होने पे कीटाणु मर जाता है, लेकिन उनके फेफड़े में स्कार रह जाता है। इस चीज़ को कहते हैं हम पोस्ट टीबी सीक्वल, या टीबी के ठीक होने बाद के फेफड़े में दाग। अब होता क्या है कि जो ये दाग हैं ये एक्सरे पे दिखते रहते हैं, और अगर इन दागों को टीबी सोच के कई बार हमारे बहुत मरीजों का इलाज स्पूटम नेगेटिव टीबी की तरह करना शुरू कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं कि बलगम में टीबी नहीं आ रहा लेकिन टीबी सोच के इलाज कर दिया जाता है। बहुत ज़्यादा ऐसे मरीज हैं जिनमें एक्चुअल में टीबी नहीं होता, लेकिन इलाज टीबी की तरह उनको मल्टीपल बार 4-5 बार टीबी का इलाज मिल जाता है। अनएक्सप्लेन्ड, अगर कोई कारण नहीं है तो टीबी का इलाज शुरू कीजिए, ऐसा बहुत सारे विशेषज्ञ भी मानते हैं। हाँ, तो इसीलिए ये देखना जरूरी है कि हम जो हिस्ट्री कहते हैं कि मरीज से बात करना बहुत जरूरी है। आप पूछिए कि आपको टीबी हुआ था, बहुत साल पहले टीबी हुआ था, उसके बाद लेकिन अब आपको बुखार नहीं आ रहा और वजन नहीं गिर रहा और आपके बलगम में टीबी नहीं आ रहा पॉजिटिव, इसका मतलब टीबी होने का चांस काफी कम है। तो जो खांसी और सांस फूलने की जो तकलीफ है वो जो फेफड़े के दाग की वजह से बहुत कॉमन है, जिसको हम पोस्ट टीबी सीक्वल कहते हैं। कई बार टीबी के बाद भी हम कहते हैं टीबी के बाद ऑब्स्ट्रक्टिव एयरवे डिजीज, इसका मतलब वो बीमारी जो टीबी ठीक होने के बाद आपको एस्थमा या सीओपीडी जैसी प्रॉब्लम दे जाती है, उसका इलाज भी हम बहुत बार केवल टीबी एस्थमा या सीओपीडी की तरह करते हैं। उनको कोई टीबी का इलाज ना दे के सिर्फ इनहेलर देने से या और सांस की दवाइयाँ देने से उनके सिम्टम ठीक हो जाते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हर एक्सरे के दाग को टीबी ना समझा जाए। कई बार एक्सरे का दाग एक दूसरी बीमारी भी इंडिकेट कर सकता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्सरे में दाग है तो उसे इग्नोर भी ना करें, उसे सीरियसली लें, और अगर आपका सिम्टम ठीक नहीं हो रहा तो कि स्पेशलिस्ट से जांच कराएं और टीबी का बेवजह बिना एविडेंस के इलाज ना शुरू करें। जी, आज टोटल हेल्थ में हम बात कर रहे हैं संक्रमण से बचाव के बारे में। कुछ और जानकारी लेंगे विशेषज्ञों से इस छोटे से ब्रेक के बाद। दादू, हाँ? ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद टोटल हेल्थ में आपका स्वागत है। इन्फेक्शन प्रिवेंशन यानी संक्रमण से बचाव के विषय में हम बात कर रहे हैं। विशेषज्ञों का खास पैनल है हमारे साथ हैं डॉक्टर कमल कुमार सिंगल, डॉक्टर करण मदान, डॉक्टर सुभाष गिरी। विशेषज्ञों से कुछ और जानकारी लेते हैं, कुछ भ्रमों को दूर करते हैं रैपिड फायर क्वेश्चंस राउंड के माध्यम से। छोटे सवाल और बहुत छोटे जवाब। पहला सवाल डॉक्टर कमल आपसे कि संक्रमण बच्चों में होना अच्छी बात है क्योंकि इससे उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है,
तो बच्चे जो हैं, क्योंकि जिस समय वो बहुत सारे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करेंगे तो उनको बहुत सारे वायरसेस से एक्सपोजर मिलेगा। तो शुरुआती कुछ समय में आपको लगेगा कि बार बार ज़ुकाम खांसी हो रहा है, पर अगर हम देखें अगर 3 साल नहीं तो 5 साल पे जाएंगे तो तब होगा, तो कभी ना कभी वो होगा। ये उनकी इम्यूनिटी की एक तरह से आप समझिए लर्निंग हो रही है, वो होगी, वो उसको होने दीजिए। तो ज़ुकाम है, ज़ुकाम ही रहने दीजिए, कोई और नाम न दें। राइट। डॉक्टर करण मदान, क्या श्वसन रोगियों को ही संक्रमण की गंभीरता और जटिलताओं की संभावना रहती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ श्वसन रोगों के लिए नहीं, संक्रमण किसी को भी हो सकता है, हेल्दी लोगों को भी हो सकता है, और बाकी किसी भी वजह से किसी को बीमारी है तो संक्रमण एक ऐसी चीज़ है जो एक यूनिवर्सल फिनोमिनन है, ये सबको हो सकता है। डॉक्टर गिरी, क्या संक्रमण होने का मतलब यह है कि व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक से कार्य नहीं कर रही? नहीं, ऑलवेज ऐसा नहीं होता। ये कई बार जो इन्फेक्शंस है आप कांटेक्ट में आते हैं, बिना एक हेल्दी आदमी को भी इन्फेक्शन कम्युनिटी में हो जाता है, और हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस में भी देखा गया है, हेल्दी व्यक्ति में भी होता है, लेकिन इम्यूनिटी यदि कम है तो ज़्यादा इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। राइट। डॉक्टर सिंगल, क्या सिर्फ जो नवजात शिशु में कम वजन वाले बच्चे हैं या प्री टर्म बेबीज हैं उन्हें ही संक्रमण का खतरा होता है? संक्रमण का खतरा सभी को होता है, पर जो प्री टर्म या कमज़ोर बच्चे या वक्त से पहले जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें यह खतरा ज़्यादा होता है। डॉक्टर करण, क्या श्वसन संक्रमण जो होते हैं वो सामान्य है, इसलिए उनके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होती? नहीं, ऐसा नहीं है। संक्रमण, कुछ ऐसे संक्रमण है जो हम वायरल संक्रमण कहते हैं, उसमें वायरल इन्फेक्शन में ज़रूरत नहीं होती है, बट जस्ट जिन लोगों में कॉम्प्लिकेशन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन उत्पन्न हो जाता है उनको एंटीबायोटिक से ट्रीट करना पड़ सकता है। डॉक्टर गिरी, क्या ठंडे मौसम में या सर्दियों में संक्रमण होने की संभावना या खतरा अधिक होता है? ये सच है कि जब भी मौसम बदलता है, स्पेशली सर्दियाँ जब आती हैं, तो वायरल इलनेसिस का प्रकोप ज़्यादा बढ़ जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस भी ज़्यादा होती है। डॉक्टर कमल, बहुत से लोग ये मानते हैं कि यदि बच्चे को संक्रमण है, खासतौर पर सर्दी जुकाम है, तो बहुत सी दवाएं घर पर ही अवेलेबल होती हैं, तो चाहे बड़ों के लिए उपयोग होने वाली दवाएं या खुद ही दवा लेकर बच्चे को दी जा सकती है। तो जैसा मैंने कहा कि अगर सिर्फ वायरल बुखार है तो उसे आप कुछ भी नहीं देंगे तो भी ठीक हो जाएगा, पर आमतौर पर बुखार उतारने के लिए दवाई दी जाती है। तो अगर 100 से ज़्यादा का बुखार है तो थोड़ा उससे बच्चे को आराम मिलेगा, पर आमतौर पर कोई एंटीबायोटिक्स किसी और बच्चे की दवाई, किसी और बड़े की दवाई बिना विशेषज्ञ की सलाह के नहीं लेनी चाहिए। डॉक्टर करण, क्या सर्दी जुकाम होने पर गार्गल करना यानी गरारे करना या स्टीम इनहेलेशन करना ही काफ़ी है? देखिए, ऐसा नहीं है। कोई भी आप गार्गल या स्टीम इनहेलेशन करेंगे वो एक अच्छी हैबिट है कि उससे आपका बलगम में वो चीज़ें थोड़ा सिम्टम में रिलीफ आएगा, लेकिन अगर आपको ज़ुकाम या ऐसे सिम्टम है, उस सिम्टम से टारगेटेड मतलब उसको रोकने की दवाई देना ज़रूरी है, और कई बार आपको सांस फूलने की तकलीफ है तो उसके हिसाब से भी दवाई दी जा सकती है। डॉक्टर गिरी, क्या एंटीबायोटिक दवाएं हर तरह के संक्रमण को दूर करने का एक कारगर और उपयोगी विकल्प है? बिल्कुल नहीं। एंटीबायोटिक बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशंस में दिए जाने चाहिए, और ओटीसी लेवल पे ये ड्रग्स अवेलेबल नहीं होनी चाहिए, डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलनी चाहिए। एंटीबायोटिक का यूज़ इंडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है, जो कि बहुत ही एक डेंजरस साइन है। जी डॉक्टर सिंगल, बच्चों को नेबुलाइजेशन देना बहुत ही प्रभावशाली विकल्प है किसी भी श्वसन समस्या को ठीक करने के लिए। तो सांस की जो आमतौर पर दिक्कत है, खासकर जिसमें हम कहते हैं दमा या एस्मा, जो बच्चों में भी होता है, उसमें जो सबसे बेहतर इलाज है वो है MDI या मीटर डोज इन्हेलर। बट उसके अलावा आमतौर पर भर्ती बच्चे में ही हम इसको इस्तेमाल करते हैं, घर पर हम आमतौर पर इसकी सलाह नहीं देते। जी डॉक्टर करण, दवा जितनी अधिक प्रभावशाली होगी यानी स्ट्रांग होगी, उतनी ही जल्दी व्यक्ति ठीक हो जाएगा। तो चाहे छोटी सी भी समस्या हो, स्ट्रांग मेडिकेशन करना उपयोगी होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर हम संक्रमण की बात करें तो एंटीबायोटिक्स आती हैं हमारी, जो एक स्टार्टिंग एंटीबायोटिक्स होती हैं फर्स्ट लाइन, और एक एडवांस्ड एंटीबायोटिक। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी को संक्रमण है और उनको सीधा हायर एंड एंटीबायोटिक शुरू कर दें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक स्पेसिफिक ग्रुप के लोग हैं जिनको ड्रग रेजिस्टेंट ऑर्गेनिज्म वो कहते हैं, उनकी इन्फेक्शन है, उनमें उनका रोल ज़्यादा है। जी डॉक्टर गिरी, यदि व्यक्ति को जटिलताओं से बचाना है तो समस्या कैसी भी हो उसे हॉस्पिटलाइज करा देना सबसे प्रोटेक्टिव रहता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉस्पिटलाइजेशन की, एडमिशन के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं हर इलनेस में, उसी के हिसाब से हम डिसाइड करते हैं। अदरवाइज यदि देखा जाए हर इलनेस का घर पे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट सबसे बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट है। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? सप्लीमेंटेशन काफ़ी किया जाता है बच्चों की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, बहुत सारे सप्लीमेंट्स मार्केट में अवेलेबल हैं,
कितने उपयोगी हैं और साथ ही वैक्सीनेशन का क्या महत्व है? डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, आपका संदेश हमारे व्यूअर्स के तो लिए। अगर कोई संतुलित आहार ले रहा है और एक चुस्त लाइफस्टाइल मेंटेन करता है तो आमतौर पर उसे किसी भी सप्लीमेंट के बिना सब कुछ मिल जाता है। तो आमतौर पर एक स्वस्थ जीवन शैली, जिसका मतलब है एक संतुलित आहार और एक एक्टिव लाइफस्टाइल या चुस्त लाइफस्टाइल जो है, वो आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा बजाय के किसी सप्लीमेंट के। जी डॉक्टर करण मदान, एक सवाल भी है, उसको भी हम आपके संदेश के साथ ही शामिल करना चाहेंगे। आपने कहा था वैक्सीनेशन करवाना बुजुर्गों के लिए या लो इम्यूनिटी ग्रुप के लिए अगर फ्लू वैक्सीनेशन कराते हैं तो उपयोगी है। सवाल ये है, रुचिका हैं, पूछ रही हैं कि क्या वैक्सीनेशन हर तरह के इन्फेक्शन से बचाव करेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक स्पेसिफिक ग्रुप ज़रूर है जिसमें इन्फेक्शन कारगर होते हैं, जिसको हम एडल्ट वैक्सीनेशन कहते हैं, जो बच्चों के अलावा बड़ी उम्र में दी जाती हैं, उनकी स्पेसिफिक इंडिकेशन है। और वैक्सीन जो होती है जिस चीज़ के लिए बनी है वो उसी के अगेंस्ट प्रोटेक्शन करती है। और दूसरा ये भी समझना ज़रूरी है कि वो 100% प्रोटेक्शन नहीं करती है। तो इसीलिए जो इंडिकेशन है वो स्पेसिफिक वैक्सीन आपको उससे प्रिवेंट करेगी। तो आपके डॉक्टर से सलाह करके अपनी वैक्सीन लें। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अपना आहार और सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो आपकी जनरल बॉडी की इम्यूनिटी अगर ठीक है तो संक्रमण आपको हर तरह का कम होगा। डॉक्टर गिरी, किस तरह से संक्रमण से बचाव के लिए जो ब्रेक द चेन कहा जाता है कि यदि किसी को संक्रमण है, महत्वपूर्ण है कि दूसरे व्यक्ति में ना हो, कितना आवश्यक है और साथ ही आपका संदेश? देखिए, प्रिवेंशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इन्फेक्शन से बचने का। आप उस चीज़ के लिए, जैसे हमने कोविड के दौरान स्पेशली बोला गया कि आप फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग कीजिए, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स यानी कि रेस्पिरेटरी हाइजीन मेंटेन कीजिए, डिस्टेंस रखिए, कंजेस्टेड प्लेसेस में मत जाइए, हॉस्पिटल में जितना पॉसिबल हो विजिट मत करिए। तो इस तरह से करके ये चीज़ें हैं, यदि हम उसको फॉलो करते हैं तो इन्फेक्शंस यानी कि कंटेजियस डिजीज़ कम फैलेंगी। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है कि इन्फेक्शंस इंडिया में, हमारे देश में इतनी ज़्यादा क्यों हो गई? यहाँ पर एक तो अवेयरनेस का एक रोल है। यदि हम एजुकेशन की बात करें, लोअर पॉपुलेशंस में एजुकेशन की कमी है, पॉपुलेशन की ग्रोथ एक है। हम सब लोगों का, यदि हम प्रधानमंत्री के सपने की बात करते हैं कि हम एक मतलब हेल्दी नेशन बिल्डअप करें, तो उस पर यदि हम फोकस करते हैं, हम सब लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि हम अपने एनवायरनमेंट को बचाएं। इसमें एयर पॉल्यूशन को रोकें, फूड पॉल्यूशन, पेस्टिसाइड्स, वाटर पॉल्यूशन, इन सब पे फोकस करें। यदि हम अपना एनवायरनमेंट बचाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, तो हम हेल्दी जीवन व्यतीत कर पाएंगे। जी, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश। बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे इस तमाम जानकारी के लिए डॉक्टर कमल कुमार सिंघल, डॉक्टर करण मदान, डॉक्टर सुभाष गिरी, आप सभी का विस्तार से विशेषज्ञों ने बताया है कि आवश्यक है संक्रमण से बचाव किया जाए, साथ ही अगर कोई समस्या होती है तो विशेषज्ञ को अवश्य दिखाएं। कहा जाता है कुछ ऐसे सिलसिले हुए जिंदगी में जिनकी कड़ियां जो जुड़ी तो जंजीर बन गए। बात चाहे जिंदगी की हो या स्वास्थ्य की, आवश्यक यह है कि आप सतर्क रहें, स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें और विशेष तौर पर कोई भी लक्षण अगर आपको आता है तो विशेषज्ञ से परामर्श लेके ही ये निर्धारित करें कि इसका उपचार किस प्रकार किया जाएगा। सतर्कता आपको कई तरह की जटिलताओं से बचा सकती है। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें और अपने जीवन को बेहतर तरीके से जिएं। स्वास्थ्य संबंधित जानकारी हम आप तक ऐसे ही पहुंचाते रहेंगे टोटल हेल्थ के माध्यम से। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, उपयोगी बनिए, निरोगी बनिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।